हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है एक सिट डाउन वाला वीडियो, इसलिए मैं इत्मीनान से बैठ चुकी हूँ आपके साथ में बातें करने के लिए। कुछ दिन पहले मैंने Q&A वीडियो बनाया था एक, इनकेस आपने चेक नहीं किया है तो चेक कर लीजिएगा। ये उसी का पार्ट 2 होने वाला है। तो उस वीडियो में मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या आपको ऐसे वीडियोज़ और देखने हैं, क्या मैं और भी क्वेश्चंस कवर करूँ। तो आप लोगों में से बहुत लोगों का रिप्लाई आया था कि हाँ आप लोग देखना चाहते हैं। तो बस मैं आ गई वीडियो लेकर के। तो जो क्वेश्चंस हैं ये वही हैं जो आप लोगों में से बहुत लोग मुझे पूछते रहते हैं। बहुत ही रैंडम क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछा काफ़ी कम लोगों ने है, या कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो 1 या 2 लोगों ने ही पूछा है। पर मुझे लगा कि अच्छा क्वेश्चन है, मुझे आप इस वीडियो में इंक्लूड करना चाहिए। इनकेस आपके दिमाग में भी कुछ वैसा होगा तो मैंने वो क्वेश्चंस भी ले लिए हैं और सबको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। तो फटाफट चलिए मैं एक करके क्वेश्चंस का जवाब देती हूँ। वीडियो लंबा हो जाए, छोटा होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता है। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ क्योंकि बातचीत वाला वीडियो है, उसमें टाइम का बिल्कुल भी अंदाज़ा मुझे नहीं रहता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि पूरा क्रिस्प कंटेंट ही रखा जाए। एनीवेज चलिए अब लेट नहीं करते हैं और आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं, काफ़ी लोग करियर का जब सलाह लेते हैं मुझसे, जो डिज़ाइन में जाना चाहते हैं या फिर और भी कुछ करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो वो लोग भी पूछते हैं अपने लिए और साथ में ये भी ज़रूर ऐड करते हैं क्वेश्चन में, मेल में, कि क्या मैं कितना कमा लेती हूँ। क्योंकि आपको पता है मैं जो भी काम करती हूँ वो घर से करती हूँ। फील्ड वर्क मेरा है पर बहुत ही कम होता है और जब से ये पैंडेमिक का सिचुएशन हुआ है तब से तो बिल्कुल ही फील्ड वर्क नहीं है और वैसे भी कम हुआ करता था। तो क्वेश्चन है कि मैं कितना कमा लेती हूँ, या कोई अगर इसे फ्रीलांस में डिज़ाइनिंग का काम करना चाहते हैं तो वो कितना कमा लेते हैं। तो मैं एक अलग से डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगी कि मैं जो काम करती हूँ वो मुझे मिला कैसे और मेरी जर्नी क्या है। तो वो जब मैं शेयर करूँगी तो एक क्लियर पिक्चर आपको आ जाएगा, क्योंकि मेरी जो जर्नी है ये कोई कन्वेंशनल जर्नी नहीं है। हर के साथ में ऐसा नहीं होता है जो जैसे मैं काम कर रही हूँ। तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा कि कौन कितना कमाता है। और यूट्यूब की जो अर्निंग है वो तो आपको पता ही है, बहुत बातों पे वेरी करती है। आप पे कितने व्यूज़ आते हैं और किस किस कंट्री से व्यूज़ आते हैं, तो वो सब बहुत सारे फैक्टर हैं। और ब्रांड इंडोर्समेंट भी है, वो भी चैनल के बेसिस पे ही होता है, किसके चैनल पे कितना ग्रोथ है, कौन कितना ज़्यादा व्यूज़ अट्रैक्ट करते हैं, उस बेसिस पे आप जो भी स्पॉन्सरशिप मिलती है वो भी वेरी करता है चैनल टू चैनल। पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो ओवरऑल यूट्यूब से और मेरे डिज़ाइन और वास्तु के सर्विसेज से मैं कितना कमा लेती हूँ, देखिए ये कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, क्योंकि ये कोई प्रॉपर जॉब नहीं है। जॉब में क्या होता है, आपको पता होता है कि आपकी CTC क्या है और आपकी मंथली सैलरी कितनी आने वाली है, सब कुछ TDS और PF वगैरह हटने के बाद में। पर हमारा जो काम है इसमें ऐसा होता नहीं है। पहले तो जो TDS है वो डायरेक्टली मतलब सोर्स में डिडक्ट होता नहीं है, तो हमें खुद से इनकम टैक्स फाइल करना पड़ता है। तो जो पूरे साल में, क्योंकि आपको पता है ये एक टाइप का बिजनेस है, बिजनेस में आपको तो कट के पैसा आएगा नहीं, तो पहले जो आता है वो होलसम आता है और फिर हम टैक्स फाइल करते हैं। तो अगर हम वैसे देखेंगे तो हाँ लगता है काफ़ी अच्छी सैलरी है, मतलब काफ़ी अच्छी रेवेन्यू है, पर जब उसको हम टैक्स वगैरह पे करते हैं तो फिर तो एक एवरेज जितना होता है जो सब लोग कमाते हैं वैसा ही है। फिर भी अगर मैं आपको एक लमसम आइडिया दूँ तो अगर कोई IT फील्ड में काम करता है और उसे 6 या 7 साल का एक्सपीरियंस है और वो एक अच्छे MNC में काम करता है, तो उसकी जितनी पैकेज होती है, लमसम मैं आपको दे रही हूँ आइडिया, उसकी जितनी पैकेज होती है उतना आराम से मेरी अर्निंग हो जाती है। और डेफिनेटली ये धीरे धीरे ग्रो ही करती है। और ये डिपेंड करता है कि मैं कितना काम लेती हूँ, क्योंकि जितना काम लेंगे उतना आपको पता है रेवेन्यू जनरेट होगा। डिज़ाइन की मैं बात कर रही हूँ, पर मैं अपने सहूलियत से, क्योंकि मुझे यूट्यूब भी देखना है, घर भी देखना है, सब कुछ देखना है, तो वहाँ पर मैं थोड़ा चूज़ी हो जाती हूँ और सिर्फ अच्छे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स ही लेती हूँ, और ताकि उसमें थोड़ा सा आपकी रेवेन्यू भी अच्छी है, आपका प्रोफाइल भी अच्छा होता है। और छोटे मोटे काम में, डिज़ाइन में उतना ज़्यादा पैसा नहीं है जो नॉर्मल कारपेंट्री काम है। तो मेरा बेसिकली वो वेरी करता है, पर ये ग्रो होता जाएगा। कल को अगर मैं अपनी कंपनी खोल लेती हूँ इंटीरियर डिज़ाइन की तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, तो वो तो बात की बात है। पर अभी मैंने आपको एक लमसम आइडिया दिया कि उतनी अर्निंग हो जाती है। यूट्यूब का बहुत इनकन्सिस्टेंट है तो उसका तो मैं कुछ बता ही नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा वेरी करता है। और जब से ये पैंडेमिक आया है तब से तो आपको पता है ऐड रेट्स कम हो गए हैं, तो काफ़ी कम हो गया है। पर खैर ये मेरा मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। कि दूसरा क्वेश्चन आता है मुझे कि मैंने हाई राइज में क्यों नहीं घर लिया। तो मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने समझाया था लोगों को कि अगर वो घर देख रहे हैं बैंगलोर में या किसी भी सिटी में, तो किस किस चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए। तो लॉ के पर्सपेक्टिव से भी बताया था, डिज़ाइन, वास्तु और एक बायर होने के खुद के पर्सपेक्टिव से भी बताया था। तो उसके बाद मुझे ऐसे कई सारे मेल आते हैं जिसमें लोग मुझसे सलाह करते हैं कि वो कहाँ पर इन्वेस्ट करें बैंगलोर में, या कौन कौन से एरियाज़ अच्छे हैं, कैसे करना चाहिए। तो मुझे बहुत लोग पूछते हैं और साथ में ये ज़रूर पूछते हैं कि मैंने लो राइज में इन्वेस्ट क्यों किया, हाई राइज क्यों नहीं लिया, क्योंकि लोगों को हाई राइज बहुत अच्छा लगता है।
तो हाँ, हमने ये जानबूझकर ऐसा किया है, जिस बजट में हम लोग ने ये लो राइज़ लिया है उससे अगर हम थोड़ा भी ऊपर जाते तो हमें हाई राइज़ मिल रहा था, और इस एरिया के थोड़ा सा दूर जाते थे तो मिलता था, मतलब कितना 5 किलोमीटर अगर और दूर जाते 4 या 5 किलोमीटर तो आराम से मिल रहा था, और इसी प्राइस से थोड़ा ऊपर नीचे था। पर हमने ये जानबूझ करके हाई राइज़ में घर नहीं लिया, क्योंकि इसमें मैं और मेरे हस्बैंड दोनों की सेम थिंकिंग है कि हम लोगों को एक तो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाली सोसाइटी में रहना अच्छा नहीं लगता है, जहाँ पे आप रोज़ बाहर निकलो तो रोज़ रोज़ आपको नए चेहरे दिखे, तो एक इंक्लूजन नहीं लगता है, एक फैमिली जैसा नहीं लगता, और हमेशा आप स्ट्रेंजर्स को देख रहे हो घर के बाहर निकलने से, वो मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। लोग रहते हैं, मेरे जो खुद के भैया जिस घर में रहते हैं वो ही एक बहुत बड़ा सोसाइटी है, वहाँ पे 2000 से ऊपर फ्लैट्स हैं, तो मैंने देखा है वो भी कैसा माहौल होता है। कुछ बातों के लिए अच्छा होता है, बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए, या फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है और सिक्योरिटी भी अच्छा रहता है, लेकिन मुझे वही लगता है, इनको भी लगता है कि इतने सारे अलग अलग चेहरे अगर हम रोज़ देख रहे हैं तो वो कुछ अपनापन सा लगता नहीं है। तो एक तो वो रीज़न था, और दूसरा क्या होता है ना, अगर आप हाई राइज़ में लेते हो तो उनके ऑब्वियसली एमिनिटीज़ ज़्यादा होती है, ज़्यादा लैंड होता है उनका, तो जो भी आपका जो मेन पैसा है वो एक्चुअली एमिनिटीज़ परचेज़ करने में, उसकी मेंटेनेंस में चला जाता है, और जो आपका अपना घर होने वाला है, जो आपको 2 BHK या 3 BHK मिलने वाला है, उसकी डायमेंशन जो है मोस्टली थोड़ी कम होती है। कारपेट एरिया भी वो लोग थोड़ा कम देते हैं, मेंटेनेंस आपको ज़्यादा लगती है, और ज़्यादा पिलर वर्क भी रहता है। जितना हाई राइज़ रहेगा ना, पिलर उतने ज़्यादा घर में ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो पिलर की वजह से कई जगह पे निश क्रिएट हो जाता है, वो डिज़ाइनिंग में भी अच्छा नहीं लगता है। कई सारे ऐसे लेआउट होते हैं हाई राइज़ में जहाँ पे आपने देखा होगा बीच में गैलरीज बहुत होती है किचन जाने के लिए या बेडरूम जाने के लिए, तो वो भी क्या होता है, स्क्वायर फीट वहाँ भी वेस्ट हो जाता है। तो हमें एक बहुत ही ओपन लेआउट चाहिए था, जहाँ कोई स्क्वायर फीट जो है वो वेस्ट ना हो, और लिविंग डाइनिंग साथ में रहे, किचन ओपन रहे। तो पता है हाई राइज में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आपको मन चाहा लेआउट मिले, और जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कारपेट एरिया भी कम होता है, मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है, लोग भी बहुत ज़्यादा भीड़ भड़के वाले रहते हैं, तो हमें उतना नहीं अच्छा लगता। और हम लोग दोनों ऐसे हैं कि अपने घर में खुश रहते हैं, थोड़ा सा वॉक कर लिया उसमें ही खुश रहते हैं। अगर हमें मान लीजिए कोई क्लब हाउस, हमारे वैसे सोसाइटी में क्लब हाउस भी है, तो ये एक बहुत अच्छी बात थी कि हमने जब ये घर लिया तो लो राइज होते हुए भी, इतने कम प्राइस में होते हुए भी, मतलब कम प्राइस है काफ़ी बाकी कंपैरेटिवली, पर हमने थोड़ा पहले भी बुक किया था, इनिशियली बुक कर लिया था, आज तो रेट काफ़ी ज़्यादा है। इसमें क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, तो वो सारी चीज़ें हैं जो एक आप देखते हो सोसाइटी में, तो जनरली वरना लो राइज में रहता नहीं है क्लब हाउस, आपको एक अलग से जिम दे देते हैं, तो वो सब भी था, और भीड़ भड़का भी कम था, एरिया इतना ज़्यादा अच्छा था, खुला खुला था, इनके ऑफिस से बहुत पास था, और ये BDA की प्रॉपर्टी है, तो BDA प्रॉपर्टी का रिटर्न्स भी अच्छा आता है, डेवलपमेंट भी उसमें अच्छी होती है, तो ओवरऑल लीगली भी सब कुछ अच्छा था, तो सब कुछ मिला करके हमने लिया। तो हमें वो शौक नहीं है कि एकदम 10th फ्लोर से 11th फ्लोर से नीचे झाँके व्यू आए, हमें थोड़ा ऐसे ग्राउंड मतलब नज़दीक लगता है ना रोड से और सामने की ज़मीन से, तो अच्छा लगता है, एक लेवल पे लगता है, तो वो जानबूझ के नहीं लिया है, वरना अलग अलग चॉइस है। वैसे मेरे भैया से अगर पूछा जाए तो उन्हें तो सिर्फ हाई राइज अच्छा लगता है, उनका मेन प्रायोरिटी यही था घर खरीदने का कि हाई राइज होना चाहिए, उनका 9th फ्लोर पे घर है, तो हम दोनों भाई बहन का एकदम इस मामले में ऑपोजिट सोच है। ओके, अब ये क्वेश्चन आता है वास्तु, क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ, शेयर करती हूँ यूट्यूब में, तो बहुत लोग मुझे ऐसे पूछते हैं, सलाह तो लेते ही हैं वास्तु से रिलेटेड, पर ये बहुत पूछते हैं कि आप भगवान पे विश्वास ज़्यादा करते हो या फिर आप वास्तु शास्त्र पे ज़्यादा विश्वास करते हो, आप किससे ज़्यादा महत्व देते हो। तो ये देखिए, ये दोनों ही बहुत अलग अलग बातें हो गई। जो वास्तुशास्त्र है, मैंने कई बार कहा है, ये कोई जादू नहीं है या ये कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, ये बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है, ठीक है। ये एलिमेंट्स जो होते हैं ना, आप सबको पता है, ये पूरी धरती जो है वो कुछ तत्वों से बनी हुई है, करेक्ट, 5 तत्वों से बनी है, उसे एलिमेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो वास्तुशास्त्र है ये उस एलिमेंट पे बेस्ड है, इसको एलिमेंटल साइंस बोलते हैं। तो ये कुछ भी अंधविश्वास नहीं है या कुछ भी ये धारणा नहीं है, सुपर नेचुरल पावर नहीं है, ये बेसिक सा साइंस है। जैसे कि नॉर्मल साइंस होता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, करेक्ट, ये एक सच्चाई है। ठीक उसी तरीके से जो हमारे आसपास जो एलिमेंट है, हमारी बॉडी भी तत्वों से बनी है, ये संसार भी तत्वों से बना है, हमारा घर भी तत्वों से बना है। तत्वों को बैलेंस करना, एलिमेंट को बैलेंस करना ही वास्तुशास्त्र है। मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है इस पर, और कोई ब्लाइंड विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे बस किसी ने बताया, मैंने पढ़ाई की है, इसके असर देखा है, तो मुझे पूरा इस पर विश्वास है। अब बात करते हैं भगवान के बारे में। तो मैं एक मैथिल ब्राह्मण फैमिली से हूँ। ब्राह्मण फैमिली में बचपन से ही जैसे मम्मी पापा ये सब बोलना सिखाते हैं, साथ ही साथ में मंत्र वगैरह बोलना सिखाने लग जाते हैं। भगवान को प्रणाम करना, हमारे मतलब छोटा बच्चा रहता है, हम सिखाते हैं कि प्रणाम कर लो, हाथ जोड़ो, झुको,
और सारे फेस्टिवल्स में क्या इंपॉर्टेंस है। तो ब्राह्मण फैमिली में और बाकी हिंदू फैमिली में भी आई गेस ये बहुत ज़्यादा हमें सिखाया जाता है। तो बचपन से एक उसके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है, आप कह सकते हैं भगवान नहीं है भगवान, उतनी तो मैं बड़ी हूँ नहीं, ना कभी होने वाली हूँ लाइफ में कि मैं उस सच्चाई को जान सकूँ, खोज लूँ। लेकिन हाँ, मम्मी पापा ने सिखाया है, दादा दादी ने सिखाया है, तो एक रिस्पेक्ट है, लगता है हाँ कोई फादर फिगर है हमारे ऊपर में, तो डेफिनेटली विश्वास करती हूँ, इज्जत देती हूँ, जैसे कि हर एक फैमिली में होता होगा। पर मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी, कोई अंधविश्वास नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे डर लगता है भगवान से। भगवान से डरना एक बात है, उनको प्यार करना एक बात है। कुछ लोग डर से पूजा करते हैं, अरे सर पे पल्लू नहीं रखोगे तो ये हो जाएगा, अरे ऐसे नहीं मंत्र बोलोगे तो ये हो जाएगा, फास्ट किए बिना पूजा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, अभी अगर नहीं करोगे तो, मतलब बहुत डरते हैं भगवान से। तो वो डर मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। मैं श्रद्धा से, इज्जत से, जैसे मैं अपने पेरेंट्स की करती हूँ वैसे भगवान की करती हूँ। और अगर आप भगवान पे या किसी भी एनर्जी पे विश्वास करते हैं ना, तो आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। सब कुछ खुद के सर पे अगर ले लेंगे ना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा जीना, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, राइट। तो ज़रूरी है किसी पे विश्वास करके सोचना कि वो है तो सब ठीक हो जाएगा। तो वही मेरी लाइफ में भगवान का वही इंपॉर्टेंस है। और मैं हर दिन शाम को सांझ देती हूँ, संध्या देती हूँ, नॉर्मल जो पूजा होते हैं पूजा करती हूँ, तो सब करती हूँ। पर वास्तुशास्त्र पे बहुत विश्वास है, क्योंकि वो एक साइंस है और साइंस कभी भी सही गलत नहीं होता है। साइंस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो ये बात, वेरंट यू अफ्रेड ऑफ चेंजिंग द टिथ यू। हाँ, अब मुझे मेरे दांतों को लेकर भी बहुत सवाल आता है। कुछ लोग जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो तो ऐसे भी पूछते हैं व्लॉग में, क्या हुआ आपने चेंज कर लिया, स्माइल सर्जरी करवा ली। तो और कुछ लोग ने मुझे ऐसे भी पूछा जो करवाना चाहते हैं या कुछ ऐसा, कि क्या आपको अजीब नहीं लगा चेंज हो जाएगा, तो आप तो ऊपर से सोशल मीडिया पे हो तो लोग क्या बोलेंगे, लुक चेंज हो जाएगा, कैसी लगोगी आप, टेंशन नहीं हुआ आपको? नहीं, टेंशन हुआ ही नहीं। मुझे पता है मेरे को प्रॉब्लम था, दर्द था, बहुत सारी आगे प्रॉब्लम होने वाली थी, उसी डर से मैंने चेंज करा लिया। लुक के लिए उतना कॉन्शियस मैं थी नहीं, जैसा है। जब मैं गैप्स के साथ में इतनी बिंदास और कॉन्फिडेंट थी, तो गैप्स भरने के बाद तो ठीक ही ठाक लगेगा ना, उसमें उतनी डरने की तो बात है नहीं। बाकी जितना ज़्यादा आप लोगों को की बातों को अपने ऊपर चढ़ने दोगे उतना टेंशन होगा। लोगों को तो ये भी बुरा लगता है, अरे आपके एक बाल सफ़ेद हो गए, अरे आपने आज काजल डार्क लगा लिया, आपके नेल ख़राब लग रहे हैं। तो उनको तो हर छोटी बातों पे इश्यूज़ होते हैं। तो बट आप अपने में कॉन्फिडेंट रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि हाँ, मैरिज को लेकर कि मैरिज के बाद आप में क्या क्या चेंजेस आया है, कुछ एक पर्टिकुलर चेंजेस, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारा तो पूरा कॉन्फिडेंस अलग हो गया है या हम अलग पर्सन बन चुके हैं। आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आया था? तो मैरिज के बाद में देखिए चेंजेस तो मेरे अंदर भी आया था। पहले तो आप बिंदास होते हो, आपकी कोई जिम्मेदारी होती नहीं है, आपको खुद अपने आप का ही देखना है। पर शादी के बाद आपको पता है कि जिम्मेदारी है, एक और बंदा है, तो उसका भी रूटीन पे चलना है, उसकी भी नापसंद पसंद को देखना है। बहुत छोटी छोटी बात भी अगर हो, खाने को लेकर हो, उठने बैठने रहने सहन, हर चीज़ में मतलब आपको थोड़ा ध्यान तो देना पड़ता है कि सामने वाला को भी अच्छा लगे, सिर्फ आप ना मतलब करो अपने लिए कुछ। तो वो चेंजेस आया, थोड़ा सा जिम्मेदारी का एहसास हो गया। और शादी होते ही हो गया था, 2-3 दिनों में ही ये चेंजेस आ गया था कि अरे थोड़ा टाइम पे उठ जाते हैं, चलो अच्छा ही कुछ खाना बना लेते हैं। पहले अपने लिए तो आदमी कुछ भी कर लेता है, वो कर लेते हैं। या फिर अगर वीकेंड है तो ज़्यादा समय बिताए इनके साथ में। ऐसा ना हो कि मुझे बुक रीडिंग का बहुत शौक है, तो शादी से पहले मैं घंटों आपको बुक पढ़ती दिखती, मतलब नॉवेल वगैरह, वो मैं थोड़ा कम कर दिया था शादी के बाद कि इनको समय देती हूँ। या फिर मुझे जैसे बताया है मैंने, हॉरर फिल्म्स बहुत पसंद है, तो मैं हॉरर फिल्म्स देखना पसंद करती थी रात को अंधेरे में। पर रात को घर पे ये होते हैं तो हॉरर देखना बंद कर देते, जब ऑफिस जाते हैं तो ही देखती हूँ। छोटे छोटे चेंजेस आते ही हैं, आप प्यार से लाते हो, ज़बरदस्ती तो नहीं आते हैं, ज़बरदस्ती करने से नहीं होता है, आपके अंदर से आते हैं। तो मेरे अंदर भी थोड़े बहुत तो आए हैं। Okay, you mentioned here nobody works in your family, so now you don't feel like household chores is a waste of time. जब मैंने भी शेयर किया था ना हाल फिलहाल कि मेरे घर में तो कोई काम नहीं करता था, मैं ही हूँ जो काम करती हूँ, और बाकी लोग के घर में तो बहुत सारे हाउस हेल्प हैं। तो ये बोल रही है कि क्या आपको नहीं लगता कि ये करना फिर टाइम वेस्ट है, आप क्यों टाइम लगाते हो इसमें? तो देखिए नहीं लगा कभी भी, पता है फ्रैंकली स्पीकिंग मैं क्या बोलूँ, नहीं लगा। मुझे प्यार से करना अच्छा ही लगा अपने घर के लिए। मैं अपने हस्बैंड के लिए तो कर रही हूँ, क्या है, हम ही ने खाया, हम ही ने प्लेट धो दिया, हम ही रह रहे हैं तो हम ही ने झाड़ू कर दिया, हमारे ही घर है उसे हम ही ने सजा दिया, कोई बहुत ख़राब बात नहीं है इसमें। और टाइम वेस्ट क्या है, टाइम तो मैनेज हो जाता है। और कोई और करेगा तो उस पर डिपेंड करिए, वो टाइम वेस्ट होता है। अगर वो एब्सेंट करेगा तो फिर आपको अलग काम में दिक्कत हो जाएगी। तो आदत हो जाती है, कोई भी
काम देखिए छोटा बड़ा नहीं है। अगर आप सोच लेंगे कि अरे मैं झाड़ू पोछा क्यों करूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैं ऐसे खानदान से आती हूँ, तो डेफिनेटली आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये मान के चल रहे कि वो कुछ है ही नहीं, वो आपका घर है, आप क्यों नहीं करोगे, प्यार से उसको रखो साफ़ सुथरा, तो नहीं आएगा आपके अंदर, पता है। और मेरे घर में आप देखेंगे तो मेरी मम्मी भी, देखिए हमारे पास एक कुक भी था, एक काम वाली बाई थी, एक 24/7 हाउस हेल्प भी रहता था, तीनों लोग रहते थे। फिर भी जो खाना बनाना होता था ना, प्रॉपर जो मेन रेसिपी बनी, कटिंग चॉपिंग कोई करके देगा, कुक भी है वो भी बहुत ही कम चीज़ें बनाएगा, जैसे उसने दाल बना दिया या उसने राइस चढ़ा दिया, बाकी कटिंग चॉपिंग करेगा। पर प्रॉपर खाना मम्मी ही बनाती थी, क्योंकि हमारे लिए, पापा के लिए, खुद का जो हाथ का टेस्ट है उनका, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं क्यों करूँ, घर में तो पैसा दे ही रहे हैं कुक को, हम क्यों आए, वो खुद ही करती थी। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होगा कि मसाला कूट भी दिया ना कुक ने, फिर बोलेगी नहीं ये दरदरा कूटा है तुमने, रुको मैं फिर से कूटती हूँ। तो उनके अंदर था वो, मैं अपनी मम्मी के 80% मम्मी जैसी हूँ। मेरी मम्मी बहुत कर्मठ औरत, बोलते हैं ना, तारीफ़ नहीं करी जानबूझ के, पर सच में है थी, बहुत काम करती थी। और सिर्फ काम नहीं, आर्ट एंड क्राफ्ट, गाना बजाना, हारमोनियम, डांस, बंधेज, सिलाई बुनाई, स्वेटर बनाना, और घर का भी अच्छा सा काम करना। तो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। कभी नहीं देखा मैंने उनको बोलते हुए कि अरे मैं तो डॉक्टर की वाइफ हूँ, मैं क्यों खटूँ, मैं तो बैठ के आराम से टीवी देखूँगी। जबकि ऐसे लोग होते हैं, आसपास थे हमारे। तो मेरी मम्मी ऐसी थी नहीं, मैं भी बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। आप भी ऐसे मत बनिएगा, कोई काम छोटा नहीं होता है, करिए, अच्छा ही लगेगा। और जब तक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है या फिर बिजी हो गए आप, तो हाउस हेल्प रख लीजिए, क्या है उसमें, है ना, छोटी सी बात है। ओके, व्हाट इज़ वन थिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम एंजॉइंग लाइफ एंड ग्रोइंग इन जनरल। हाँ, एक थी मेरी सब्सक्राइबर, वो मुझे मेल की था उन्होंने, कि उनका प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, कि लाइफ में वो करना बहुत कुछ चाहती हैं, पर उनको ये बहुत डर लगता है कि मैं जो भी करूँगी ना वो फेल हो जाएगा। मतलब उनका 1-2 बार हुआ है, उन्होंने थोड़ा सा एक होटल खोला था, वो नहीं चला था, बहुत नुकसान हो गया था। तो अब जो भी करना चाहती हैं तो बहुत डरती हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि आपको कुछ ऐसा स्टॉप करता है क्या लाइफ में? करता है, मेरे अंदर भी कुछ चीज़ें जो मुझे स्टॉप करती हैं, और उसमें सबसे बड़ा चीज़ है होम सिकनेस। मतलब अभी मैं आपको अच्छे मूड में दिख रही हूँ, मैं ठान लूँगी चलो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं वो करूँगी, अचानक से कुछ ऐसा होगा आधे घंटे में, मुझे कुछ एक बात याद आ जाएगी या कुछ एक चीज़ मुझे क्लिक कर जाएगा, और मुझे घर की याद आएगी और कुछ पुरानी बातों की याद आएगी, और मैं एकदम उस टाइम पे सहम जाती हूँ और इतना लो फील करती हूँ कि जो काम करना था फिर वो करना छोड़ देती हूँ। धीरे धीरे इस चीज़ को मैं ख़त्म करने की ट्राई कर रही हूँ, पर अभी भी ये चीज़ मेरे अंदर है। तो जो मेरा पास्ट है और जो मेरा होम सिकनेस की प्रॉब्लम है, वो मुझे अभी भी परेशान करती है, और ये चीज़ मुझे लाइफ में सिर्फ ग्रो करने से ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स को एंजॉय करने से भी रोकती है जो मुझे एक्चुअली करना चाहिए। डू यू रिग्रेट एनीथिंग? हाँ, ये एक मैं लास्ट क्वेश्चन उठा रही हूँ, वरना बहुत लंबा हो चुका होगा ये वीडियो। रिग्रेट सबके लाइफ में होती है, मेरे लाइफ में भी बहुत सारी है, और सबसे बड़ी रिग्रेट जो है वो मेरी मम्मी से जुड़ी हुई है। तो जब मैं अपनी क्या हुआ था वो बताऊंगी आपको डिटेल में, तो समझाऊंगी। पर हाँ, एक रिग्रेट था कि लास्ट के कुछ सालों के लिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं बिता पाई उनके साथ, तो वो रिग्रेट है बहुत ज़्यादा। और लास्ट के दिनों के को लेके भी कुछ बातों का रिग्रेट है, तो उनसे ही जुड़ा हुआ रिग्रेट है। और तो कोई रिग्रेट है नहीं मुझे, जितना किया जो किया, जैसे चल रहा है ठीक है, कोई बात नहीं। भगवान की दया है कि चल रहा है, वरना नहीं भी चल सकता होता, ज़िंदगी बहुत पहले ही रुक चुकी होती। तो वो तो ठीक है, पर कुछ बातों का रिग्रेट तो है। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ है, राइट? तो वो भी है। तो चलिए, यही था मेरा आज का ये वीडियो। मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए और कोशिश किया कि उसको आपको जवाब दो। और मेरे क्वेश्चंस तो जो ये आंसर्स होते हैं वो मेरे होते हैं, क्वेश्चंस भी मुझसे जुड़े होते हैं जो आप लोग पूछते हैं। पर मैं यही ट्राई करती हूँ कि ये बातें सुनते सुनते आप इसको अपने आप से रिलेट करो, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ ऐसी ही बातें चल रही हो तो वो आप इससे रिलेट कर लो, और आपको कुछ सोल्यूशन मिल जाए या कुछ हिम्मत मिल जाए, इनडायरेक्टली मेरे थ्रू कुछ आपको फ़ायदा हो जाए। मैं यही चाहती हूँ, और ये मोटिव होता है ये इस तरीके का वीडियो करने का। और मैं फ्रीक्वेंटली ऐसे वीडियोज़ लाऊंगी, पर व्लॉग्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, व्लॉग्स तो आता रहेगा, साथ ही साथ में मैं ऐसे वीडियोज़ भी लाती रहूँगी, क्योंकि आप लोगों को बहुत डिमांड है और बहुत आप लोग चाहते हो कि मैं कुछ ऐसे बैठ के बताऊँ, आप लोग को अच्छा लगता है। जितने लोगों को भी अच्छा लगता है, 1000-2000 लोगों को भी अच्छा लगता है, तो मेरे लिए उतना काफ़ी है। तो चलिए, आज के वीडियो में यहीं तक रखती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय बाय।